Welcome back to my channel, students. So today we are going to start framing of the constitution. बच्चों, आज हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से नहीं बना था। इसके पीछे बहुत सालों की डेवलपमेंट थी जो ब्रिटिश रूल के टाइम में हुई थी बेटा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्ट पास किए और धीरे धीरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो था बेटा वो चेंज होता गया। यही एक्ट्स आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन बने। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से कि ईस्ट इंडिया कंपनी का की जो एंट्री थी वो कैसे होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया में रूल करने नहीं आई थी, वो सिर्फ ट्रेड करने, प्रॉफिट कमाने और बेटा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने आई थी। लेकिन धीरे 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 उसने इंडियन रूलर्स को हराना स्टार्ट कर दिया और पॉलिटिकल पावर भी ले ली। सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी बेटा बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी। ये बैटल बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के बीच वॉर हुआ। तो बच्चों इस वॉर में क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो थी वो जीत गई। फिर इसमें दीवानी राइट्स आए बेटा, वो आए आपके 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद मुगल एम्पायर ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स दे दी। दीवानी राइट्स का मतलब ही क्या होता है, पहले तो ये समझो। इसका मतलब बेटा ये होता है कि जो आपके टैक्स कलेक्शन थे वो टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, रेवेन्यू लेना स्टार्ट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। यहीं से कंपनी जो थी बेटा वो बहुत ही क्या बन गई, पावरफुल बन गई। अब कंपनी का कंट्रोल बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब बेटा कंपनी ने आर्मी स्ट्रॉन्ग की, इंडियन रूलर्स को हराना स्टार्ट कर दिया और अपनी टेरिटरीज जो थी वो बढ़ानी स्टार्ट कर दी और धीरे 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 इंडिया के बहुत बड़े बड़े एरियाज पर भी कंट्रोल कर लिया। यहीं तक नहीं, अब इसके बाद क्या हुआ, 1857 का रिवॉल्ट। तो बेटा 1857 का जो रिवॉल्ट था, इस रिवॉल्ट में इंडियंस ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए बड़ा चेंज हुआ। फिर आया आपका बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। अब क्या हुआ, पहले कौन थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था और अब किसके अंडर आ गया बेटा, इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया। अब इसी में ही बेटा जो स्ट्रगल था वो चलता ही रहा। इंडियन की फ्रीडम के लिए, मतलब इंडियंस की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल जो था वो चलता ही रहा। ठीक है, इंडियंस कॉन्टिन्यूसली फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कि मूवमेंट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, लीडर्स आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रेशर आ गया। इसलिए ब्रिटिश ने धीरे धीरे इंडियंस को पावर देना स्टार्ट कर दिया, रिफॉर्म्स लाए, एक्ट्स पास किए। अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूट बनने की, यानी कि हमारा संविधान बनने की बेटा। तो ध्यान से देखेंगे, जब इंडियंस को लगने लगा एक दिन इंडिया इंडिपेंडेंट होगा, तब क्वेश्चन आया इंडिपेंडेंट इंडिया को गवर्न कैसे किया जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का आइडिया भी आया। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या होती है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए। ऐसी असेंबली होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, लॉज डिसाइड करे और गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी।
तो बच्चों ये सबसे पहले जो डिमांड रखी थी वो रखी थी एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड रखी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ब्रिटिश एक्ट्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, पहली बात तो यही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जो एक्ट्स लाए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव किए, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया और कोर्ट्स बनाए, काउंसिल्स बनाई। ये सब आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बने बेटा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट समझेंगे। ये एक्ट क्यों लाया गया, इस एक्ट को क्यों लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी करप्शन कर रही थी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कंपनी का कंट्रोल, जो कंपनी है कंपनी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा अब तो, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, यस ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए। तो इसके जो फीचर्स रहेंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल था। पहली बार क्लियर हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया के लिए लॉस बना सकती है, मतलब कि कंपनी अब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले बंगाल, बॉम्बे, मद्रास अलग अलग चल रहे थे, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को सबसे पावरफुल बना दिया गया, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। और बच्चों याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी थे। गवर्नर जनरल अकेले काम नहीं करता था, उसकी हेल्प के लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ये एडवाइस देते थे। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकटा, 1774 में कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इसमें बेटा 1 चीफ जस्टिस था और 3 जजेस थे। और फर्स्ट आपका चीफ जस्टिस जो था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं आपको जस्ट ऐसे बता दूं, इनका नाम एम्फे था। फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे, लेकिन आपको पूरा नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन, इस एक्ट ने इंडिया में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया, मतलब कि पावर एक जगह कंसंट्रेट होनी लगी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मद्रास गवर्नर के सुपीरियर बन गए और बॉम्बे गवर्नर जनरल से सुपीरियर। बच्चों आपको नहीं समझ आएगा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है। देखो, मद्रास गवर्नर से सुपीरियर थी और बॉम्बे गवर्नर से सुपीरियर बन गया, ठीक है। रिपोर्टिंग सिस्टम भी लाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेवेन्यू, मिलिट्री, सिविल अफेयर्स की रिपोर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी पड़ी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल और स्ट्रांग हो गया। समझ आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, शॉर्ट रिवीजन करते हैं बेटा। फर्स्ट कंट्रोल एक्ट, गवर्नर जनरल की पोस्ट पढ़ा हमने, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट कैलकटा पढ़ा और सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट क्यों आया। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत डिफेक्ट्स थे और कंफ्यूजन भी था, प्रॉपर कंट्रोल नहीं था उसमें, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया। इसका मेन एम क्या था कि कंपनी के पॉलिटिकल काम को देखना और कमर्शियल काम को अलग अलग करना। कमर्शियल फंक्शन में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपकी बिजनेस रिलेटेड काम हो गया, ट्रेड, प्रॉफिट, कॉमर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी दिए गए। अब बेटा पॉलिटिकल फंक्शन में क्या क्या था,
कि गवर्नमेंट रिलेटेड काम थे, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया बेटा, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए। यानी कि बेटा बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनमें से 6 मेंबर्स थे। ये पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे उनको भी हैंडल करते थे। तो बेटा डबल गवर्नमेंट सिस्टम, अब 2 बॉडीज काम करने लगी। पहली बॉडी जो थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कमर्शियल वर्क देखती थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखती थी बेटा, पॉलिटिकल वर्क। इसी को बोलते हैं डबल गवर्नमेंट बोला गया बेटा इसको। तो इजी मेमोरी ट्रिक में आप याद रखना कि इजी मेमोरी ट्रिक में आपकी बना रही हूँ, जिसको आप याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंट्रोल स्टार्ट हुआ, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पॉलिटिकल और कमर्शियल काम जो थे वो सेपरेट हो गए। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट, ये एक्ट क्यों लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली बहुत पावरफुल हो गई। ब्रिटिश बिजनेसमैन भी इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट 1813 पास किया। ट्रेड मोनोपोली को एंड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के साथ ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गया। चाइना के साथ ट्रेड और टी ट्रेड कर कंपनी का कंट्रोल रहा। और क्रिश्चियंस मिशनरीज को इन्होंने अलाउड किया आना यहाँ पे ना इंडिया में। इसमें क्या था, इनका काम था कि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना, और एजुकेशन देने की परमिशन भी इनको मिल गई। एजुकेशन ग्रांट, यानी कि इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख पर ईयर का ग्रांट दिया गया। ये एजुकेशन डेवलपमेंट का बिगनिंग था बेटा। तो अगर हम रिवीजन वे में पढ़ेंगे इसको, इजी रिवीजन में बता रही हूँ मैं आपको, तो आपका पहला क्या था कि ट्रेड मोनोपोली एंड कर दी गई, मिशनरीज जो थी वो अलाउड कर दिए गए यानी कि क्रिश्चियन वाले, और एजुकेशन ग्रांट इन्होंने स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें आपको 1 लाख पर ईयर का ग्रांट दिया गया। तो बच्चों अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बेटा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट था। इसको भी सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या था बेटा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहली बार पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसका नाम था बेटा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बेटा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। सेंट्रलाइजेशन जो था वो इंक्रीज हुआ। बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव जो थी पावर्स ले ली गई। सारी लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल वर्क अब एंड हो गया। अब कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। बिजनेस ट्रेड कंप्लीटली क्या हो गया? बंद हो गया। लॉ कमीशन, पहली लॉ कमीशंस बनाए गए। लॉर्ड मैक्यूली इसका चेयरपर्सन था, यानी कि चेयरमैन था। इसी कमीशन ने इंडियन पैनल कोड यानी कि जो आपका आईपीसी का बेस बना। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा 1833 चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट, कंपनी का बिजनेस एंड, और लॉ कमीशन फॉर्म्ड और सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज्ड हुआ। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853 का मेन फीचर। इसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग अलग कर दिए गए। अब बेटा इसी में ही बेटा ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज भी आई। सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट में ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुआ, मतलब मेरिट सिस्टम की बिगनिंग हुई। कंपनी रूल एक्सटेंड विदाउट फिक्स टाइम।
पहली बार कंपनी का रूल बिना फिक्स टाइम के कंटिन्यू हुआ। बच्चों हमने इस एक्ट में पढ़ा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन हुई, ओपन कंपटीशन हुआ और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स आए। अब हम पढ़ेंगे बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट क्यों आया? 1857 रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को रूल नहीं करेगी। मेन फीचर्स में देखो कि कंपनी के रूल का एंड हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ऑफिशियली खत्म हो गया, ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, यानी कि इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया गया। ये इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता था। बच्चों गवर्नर जनरल वाइसरॉय, गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय बोला गया। लॉर्ड कनिंग जो थे बेटा वो क्या थे? फर्स्ट वाइसरॉय बने। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि कंपनी रूल एंड हो गया, क्राउन रूल स्टार्ट हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने और वाइसरॉय सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें क्या हुआ था कि इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग काउंसिल में इंक्लूड किया गया। यानी कि अब इसी में ही बेटा देखो पोर्टफोलियो सिस्टम आया, जैसे कि आपके पोर्टफोलियोज होते हैं ना, डिपार्टमेंट्स अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए गए। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि बॉम्बे और मद्रास को कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स मिल गई। तो बच्चों इसमें हमने क्या पढ़ा कि इंडियंस इंक्लूड किए गए, पोर्टफोलियो बनाया गया और डिसेंट्रलाइजेशन ठीक है हुआ, स्टार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो बेटा इसमें ना लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो एक्सपेंड हो गए, यानी कि काउंसिल्स के मेंबर्स को बढ़ाया गया। बजट डिस्कशन अलाउड, और मेंबर्स बजट डिस्कस करते थे। क्वेश्चंस अलाउड, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछने का राइट मिला। तो इस काउंसिल एक्ट में हमने पढ़ा बेटा कि काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ, बजट डिस्कशन हुआ और राइट टू आस्क द क्वेश्चंस आए इसमें। अब हम पढ़ेंगे इंडियन एक्ट 1909। तो बेटा इसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसमें सेपरेट इलेक्टोरल्स हुए, यानी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल्स इंट्रोड्यूस किए गए। सेपरेट इलेक्टोरल्स का मतलब इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहली बार इंडियंस को वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्लेस मिला। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा कि सेपरेट इलेक्टोरल हुए और इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलो अब इसमें भी देखते हैं कि क्या होगा। इसमें चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए। इसमें डियार्की इन प्रोविनेंसेस, यानी कि प्रोविजनल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। यानी कि ब्रिटिश रिजर्व में आ जाएगा आपका ब्रिटिश कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म आ जाएगा आपका इंडियन मिनिस्टर्स। इस सिस्टम को डायरकी बोला गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, सेंट्रल में दो हाउसेस बने, लेजिस्लेचर असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और बना बेटा डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भी स्टार्ट हुआ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा बेटा एक्ट में? डायरकी सिस्टम, बाईकैमरलिज्म और आपने डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा बेस इसलिए एक्ट से आया है। तो पहला है आपका प्रोविजनल ऑटोनॉमी, प्रोविनेंसेस की ऑटोनॉमी दी गई, मतलब वो अपने मैटर्स खुद हैंडल कर सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर आया गया इसमें बेटा, फेडरल स्ट्रक्चर का आइडिया दिया गया और डायरकी एट सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। फेडरल
फेडरल कोड इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। 3 लिस्ट बनाई गई बेटा, इसमें सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि फेडरल लिस्ट होगी, प्रोविंशियल लिस्ट होगी और आपकी कंक्रीट लिस्ट हो गई। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, फेडरल सिस्टम आया, फेडरल कोड आया और 3 लिस्ट आई। अब हम पढ़ेंगे बेटा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। लेकिन पहले, इससे पहले हमें ये कंप्लीट करना पड़ेगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या क्या हुआ। अब देखो 14 अगस्त 1947 को आपका पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज बनी। ब्रिटिश रूल एंड हो गया, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बिकम सोवरिजन। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फुल पावर मिल गई। तो बच्चों अब हम ट्रिक के माध्यम से ज़रा ये जो हमने पढ़ी है ना एक्ट, इनको पढ़ लेते हैं। तो याद रखना 1773 में क्या हुआ, कंट्रोल स्टार्ट हुआ। 1784 में डबल गवर्नमेंट्स। 1813 में ट्रेड मोनोपोली का एंड हुआ। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1853 में ओपन कंपटीशन। 1858 में क्राउन रूल। 1861 में इंडियन इन काउंसिल। 1892 में बजट डिस्कशन हुआ बेटा। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरल्स। 1919 में डायरकी। 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और 1947 में बेटा मिली हमें आज़ादी, इंडिपेंडेंस। बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू, बाय बाय।